यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO के कूसा के बारे में। कूसा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात करेंगे, जिसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ समय से चल रहा है और जो प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर है वो भी इसके लिए चुन लिया गया था, जहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है सदर्न इंडस्ट्री का वो भी है। नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो इसका मेड इन ट्रायल है, फ्लाइट टेस्ट है, वो कंडक्ट किया गया है और उसको कंडक्ट करने के लिए जो एक नोटैम है इशू किया गया था 22 से 24 जुलाई के लिए, जहाँ पे जो नोटैम की मैक्सिमम लेंथ थी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो 170 किलोमीटर के अराउंड थी और जो एवरेज लेंथ थी वो 140 किलोमीटर प्लस की थी। कूसा का ये जो वेरिएंट है जिसको टेस्ट किया गया है ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और मोस्ट प्रोबेबली कूसा का जो M1 इंटरसेप्टर है जिसके डिजाइन को रिकॉन्फ़िगर किया गया था, पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन M1 का वो डिफरेंट था। रिकॉन्फ़िगरेशन के बाद जो स्मॉल बूस्टर है उसका एडिशन दिखा था और उसके बाद जो इंटरसेप्शन रेंज एक्सपेक्ट की जा रही थी वो 150 किलोमीटर प्लस की थी M1 से। तो वही जो कॉन्फ़िगरेशन है M1 इंटरसेप्टर का वो इस फ्लाइट ट्रायल में दिखा है, जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से कंडक्ट किया गया है। ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट थे, सिमुलेटिंग टारगेट थे, जहां पर जो सिमुलेशन था टारगेट को लेके वो हाई ऑल्टीट्यूड और जो हाई स्पीड टारगेट है वो रखा गया था। तो इस एरियल थ्रेट को सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो कूसा के वेरिएंट होंगे, अब वो चाहे M1 हो, M2 हो या फिर M3 हो, ये पार्ट होंगे सुदर्शन चक्र के, जो कि कैपेबल होंगे एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करने में। और इसके साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट है वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। अब वो चाहे इसके लिए रेडार हो, दूसरे लॉन्च व्हीकल हो, कमांड पोस्ट हो, तो वो सभी साइमल्टेनियसली डेवलप किए जा रहे हैं। ये जो ADS होगा कैपेबल होगा फाइटर जेट टारगेट को, मिसाइल टारगेट को या फिर जो UAV टारगेट है उन सभी को इंटरसेप्ट करने में। तो एनिमी के जो एक वाइड रेंज ऑफ सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा अलग अलग रेंज पे, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे। बात करते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेट है वो ETS रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिमुलेटर, जहाँ पर जो रेडार टारगेट सिमुलेटर है उसका इस्तेमाल किया गया होगा और जो ट्रैकिंग है वो वैसे ही की गई होगी। PIB की रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो मेंशन है हाई स्पीड और हाई ऑल्टी थ्रेट का इंटरसेप्शन, वो ये दिखाता है कि जो मिसाइल है इंटरसेप्टर है उसका जो रिएक्शन टाइम है वो फास्ट है, जो ओवरऑल सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज के टारगेट को ट्रैक कर सकता है और जो इंगेजमेंट है हाई ऑल्टीट्यूड पे वो आसानी से हुए हैं। तो इनके होने की वजह से जो टारगेट हुए जैसे कि फाइटर जेट हो गया, अवैक्स हो गया या फिर जो ISR एयरक्राफ्ट है वो सभी इस डोमेन में आ जाएंगे। इस तरह का जो सिस्टम है वो क्रूशियल इसलिए हो जाएगा स्पेशली चीन के अगेंस्ट, जहाँ पे जो फाइटर जेट थ्रेट है अब वो चाहे J-20 का हो या फिर जो उनके हायर नंबर ऑफ अवैक्स हैं उनको लेके हो, तो उस तरह के जो लॉन्ग रेंज के टारगेट हैं वो इसके निशाने पे होंगे। अगर पाकिस्तान का अगेंस्ट बात करते हैं तो स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में या फिर जो उनके अवैक्स सिस्टम है उनको एलिमिनेट करने के लिए क्रूशियल रोल निभाएगा। अगर लॉन्चर की बात करते हैं, लॉन्च ट्यूब की बात करते हैं, तो जिस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि जो 6 से 8 लॉन्च ट्यूब है एक व्हीकल पे वो आप माउंट कर सकते हो और तकरीबन 10 का जो नंबर है नेवल वेरिएंट के लिए वो एक लॉन्चर के साथ आ सकता है। तो ये जो कूसा प्रोजेक्ट है वो इन बिटवीन रहने वाला है, जो कोरियन LSAM है और S-400 है, तो ये उन दोनों के बीच का सिस्टम है, क्योंकि जो भारत की रिक्वायरमेंट है वो काफी डिफरेंट है। अलग तरह के जो थ्रेट है वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर पे वो भारत फेस करेगा और उन दोनों को चेक में रखने के लिए इस तरह का जो इंडियन सिस्टम है वो क्रूशियल रोल निभाएगा। तो ज्यादातर जो इसके एलिमेंट है, आर्किटेक्चर है वो एडवांस रहेगा S-400 से। अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 3 इंटरसेप्टर है M1, M2 और M3 वो रहेंगे। जो एक रेडार है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार वो डेवलप किया जा रहा था, प्रॉब्ली वो बन चुके हैं। जो बैटल मैनेजमेंट रेडार है BMR वो भी इसके लिए बनाए जा चुके हैं। जो एक मल्टी फंक्शन रेडार है फायर कंट्रोल रेडार वो भी यहाँ पे रहेंगे। कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा, सिक्योर डेटा लिंक रहेंगे, जो मोबाइल लॉन्चर्स है वो भी रहेंगे और साथ में जो एक इंटीग्रेशन है IAF के ISCCS से वो भी इसका रहेगा। तो जो पहला फेज है जो कि 2026 और 2027 में कंप्लीट होना है, जहाँ पे जो गाइडेंस का वैलिडेशन है वो होगा, प्रोपल्शन का वैलिडेशन होगा और जो रेडार ट्रैकिंग है, कम्युनिकेशन लिंक है वो आप वैलिडेट करोगे। तो अभी ये वो पीरियड चल रहा है जहाँ पे M1 के साथ साथ ये जो सभी एलिमेंट है, अब वो चाहे गाइडेंस के हो, प्रोपल्शन के हो या रेडार के हो, वो आप वैलिडेट कर रहे होगे। जो फेज 2 है वो आप 27 में कंडक्ट करोगे, जहाँ पे जो अलग अलग टारगेट है, एक्चुअल टारगेट है, अब वो चाहे फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल्स हो, आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे होगे। और जो दूसरे वेरिएंट है M2 वेरिएंट है वो टेस्ट फायर हो रहे होंगे वहाँ पे। देन जो फेज 3 है जहाँ पे जो मोबिलिटी ट्रायल है व्हीकल को लेके, जो रिलायबिलिटी टेस्ट है और जो लाइव फायरिंग अभ्यास है, ऑपरेशनल इवैल्यूएशन है वो आप कर रहे होगे फेज 3 में, जो कि 2028-29 में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2029 के अंत तक या 2030 के शुरू में जो डिप्लॉयमेंट है कूसा के वेरिएंट्स का वो होते हुए दिखेगा। तो इतना कुछ अचीव करने के लिए जो फंडिंग है वो स्टेबलाइज रहनी चाहिए। कोई जो रीडिजाइन है वो अगर नहीं आता है या फिर जो रीडेवलपमेंट है रेडार को लेके वो नहीं होता है और जो पेस है वो सेम रहती है, तो जो हमने टाइमलाइन देखा, फेज देखा, वो अचीव किया जा सकता है और जो डिप्लॉयमेंट है वो 2030 के अराउंड हो सकता है। सो इसके बनने के बाद जो एक मॉडर्नाइजेशन है एयर डिफेंस सिस्टम में लेयर्ड आर्किटेक्चर में वो होते हुए दिखेगा, जहाँ पे जो आउटर लेयर होगा वो AD1 AD2 का होगा। देन जो S-400 है, प्रोजेक्ट कूसा है वो आ जाएंगे। देन जो MRSAM है, आकाश NG है वो आएगा। उसके निचले लेयर में जो QRSAM है, VSORAD है या फिर जो VLSR SAM है वो रहेंगे। देन उसके नीचे जो ड्रोन इंटरसेप्टर है वो दिखेंगे।
तो कुछ इस तरह का जो आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर, वो भारत स्टैब्लिश करेगा। देन जो सुदर्शन चक्र है, जहाँ पे जो इनका डिप्लॉयमेंट है नॉन मिलिट्री एरिया में, क्रिटिकल सिटीज के अराउंड, वो होते हुए दिखेगा। तो फिर जो टारगेट है 2032-33 का सुदर्शन चक्र को लेके, उसके सभी एलिमेंट को लेके वो अचीव होते हुए दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।